हेलो एवरीवन। क्लास 11th विषय हिंदी पाठ संख्या 17 सीबीएसई एंड आरबीएसई स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये यहाँ तक पढ़ाया कि अब तक हमने क्या पढ़ा था कि कवि कौन है? दुष्यंत। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने स्वतंत्र भारत में उन्होंने क्या कहा कि हमने स्वतंत्र भारत के लिए सपना देखा था। क्या सपना देखा था? कि हर घर में दीपों की माला जलेगी। ठीक है, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए। हमने ये सपना देखा था कि हर घर में दीपकों की माला जलेगी, अर्थात सबको ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। किंतु हुआ इसके विपरीत। अब तो पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जलाया जा सकता। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। सफलता का प्रकाश के नाम पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कवि कहता है कि यहाँ तो दरखत ही ऐसे हैं, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरखतें के साए में धूप लगती है। कवि क्या कह रहे हैं? यहाँ तो अब पेड़ों के नीचे भी छाया के बजाय धूप ही लगती है, अर्थात यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, और जो शासन है ऐसे हैं कि उनके आश्रय में रहकर कोई भी सुख चैन नहीं, बल्कि कष्ट ही कष्ट है। आज़ादी के बाद नेताओं ने देश के सुख चैन के लिए कुछ भी नहीं किया, अर्थात कष्ट ही कष्ट और परेशानी ही परेशानी है। फिर कवि ने ये बताया यहाँ के लोगों के बारे में कि यहाँ के जो लोग हैं वो उनके बारे में बताया कि वे दबे कुचले भारतवासी हैं। उनकी संतोषी वृत्ति और उदासीनता पर प्रकाश किया कि वो चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी नहीं करते। ठीक है, अगर ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। कवि कह रहे हैं कि भारतीय लोग जो हैं इतने संतोषी हैं, ठीक है, कि वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी नहीं करते। कवि ने क्या कहा कि ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। अगर उन्हें पहनने के लिए कमीज नहीं मिली, ठीक है, बल्कि वे कमीज नहीं मिली तो अपने अभावों का रोना नहीं रोते, ठीक है, बल्कि वे अपने पाँवों को सिकोड़कर अपने पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनके विरोध की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसी उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही भले हैं, और जो देश के जो शासक हैं उन लोगों के लिए ऐसे लोग, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, अर्थात समाज के उन शासकों के लिए, ठीक है, देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही भले हैं। इन्हीं के कारण शासन सत्ता बड़े आसानी से चलती है। वे भारतीय, देखिए कवि क्या करे, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अब देखिए कवि क्या कह रहा है, वे भारतीय जन खुदा को ही इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा हो। यहाँ के धार्मिक लोगों का भगवान भी सच नहीं है, यह उनके सपनों का संसार है। उनका खुदा पर रंच भर भी विश्वास नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ तक मैंने आपको कल समझा दिया था, शॉर्ट में फिर रिवाइज करा दिया। अब इससे आगे देखिए, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकार हूँ आवाज़ में असर के लिए। देखिए
मुतमईन, मुतमईन विश्वस्त, ठीक है। मुतमईन का 8 वर्ड लिखो। या इत्मीनान से, बेकरार बेचैन, बेकरार बेचैन या व्याकुल। निज़ाम, ये निज़ाम, ये देखो जय के नीचे बेटा ये जो डॉट लगा हो इसे हम क्या बोलते हैं? नुक्ता। निजाम शासक। सिल, सी, सिल मीन्स सी। जुबान आवाज, ओके। शायर कवि के लिए आया है। एहतियात, एहतियात सावधानी, ठीक है। बहर गज़ल का कोई शेर या छंद, बहर बोलते हैं बेटा गज़ल का कोई शेर, उसे बहर कहा जाता है या छंद कहा जाता है। गुलमोहर, गुलमोहर एक प्रकार के फूलदार पेड़ का नाम है, ठीक है। ये देखिए अब इसमें कवि क्या कह रहा है। वे मुत, एक बार दोबारा देख लो। मुतमईन इत्मीनान से, बेकरार बेचैन या व्याकुल। निज़ाम शासक, सिल सी। जुबान आवाज, शायर कवि। एहतियात सावधानी, बहर गज़ल का कोई शेर। गुलमोहर एक प्रकार के फूलदार पेड़ का नाम है, गैर विरोधी, ठीक है। अब देखिए इसमें कवि क्या कह रहा है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। प्रसंग अपना पूर्व वाला चल रहा है। इसमें समाज के अभावों और उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को जगाने का प्रयत्न किया गया है। कवि निराश हताश भारतीय जनता को जगाने का प्रयत्न करता हुआ क्या कहता है। देखिए, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। समाज का शोषित वर्ग, जो शोषक वर्ग है वो समाज पर शोषण करता है। वो शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग पूरी तरह यह विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। देखिए, जो समाज के जो शोषित वर्ग हैं बेटा, ठीक है, वो पूरी तरह से अपने इस बात का विश्वास किए बैठे हैं कि जो सत्ताधारी हैं, जो शासक वर्ग हैं, उनके जो दिल हैं वो पत्थर जैसे हैं। पत्थर पिघल नहीं सकता, उनमें कोई दया, पत्थर पिघलने से तात्पर्य है कि उनके हृदय में कोई दया, सहानुभूति, प्रेम नहीं उमड़ सकता। परंतु कवि कह रहे हैं मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। परंतु कवि कह रहा है कि मेरा विश्वास है कि आवाज़ में असर हो, मैं बेकरार हूँ। कवि क्या कह रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ, व्याकुल हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है कि आवाज़ में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे। इसलिए मैं दुखी पीड़ितों की आवाज़ में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया प्रसंग में कि कवि जो हैं दुष्यंत कुमार, वो समाज के अभावों और उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को जगाने का प्रयत्न करते हुए क्या कह रहे हैं कि समाज का जो शोषित वर्ग है वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। समाज का जो शोषित वर्ग है वो यही मानता है कि जो समाज में जो शासक वर्ग वाले हैं वो लोग पत्थर दिल हैं, अर्थात उनके हृदय में कोई सहानुभूति, कोई संवेदना नहीं है। परंतु कवि क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि आवाज़ में असर हो तो मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि कह रहा है लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर आवाज़ में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे। इसलिए मैं दीन दुखी पीड़ितों की आवाज़ में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है, कि अर्थात उन्हें लगे कि वो अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को चुपचाप सहन ना करें, बल्कि संघर्ष करें, विद्रोह करें, गलत के लिए आवाज़ उठाएं। ठीक है। तेरा निजाम है सिलदे जबान शायर की। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। कभी सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है, कभी कह रहा है कि सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रहती है जबकि शायर लोग जब तक चुप हैं। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, कि जब तक शासक वर्ग सुरक्षित हैं, जब तक कवि या शायर चुप हैं, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ न उठाएं। उनके शासन के लिए यह सावधानी भी जरूरी है, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। उनके शासन के लिए ये सावधानी भी जरूरी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी ज़माने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किए रखना है। देखिए ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। कवि क्या कह रहा है कि सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित है जब तक कवि शायर चुप हैं। ठीक है, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ न उठाएं। उनके शासन के लिए यह सावधानी जरूरी भी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी ज़माने में उचित बदलाव लाने के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। ठीक है, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। एहतियात, सावधानी, बहर गज़ल का कोई शेर। ठीक है, कवि क्या कह रहा है कि उनके शासन के लिए यह सावधानी जरूरी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी ज़माने में उचित बदलाव लाने के लिए आवाज़ को बुलंद किए रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। ठीक है, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर एक प्रकार के फूलदार पेड़ का नाम होता है, गैर, विरोधी या अन्य। देखिए कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि हमारा यही धर्म बनता है कि कवि कह रहे हैं हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए। ठीक है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। कवि कह रहा है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के लिए जिए, और गैर की गलियों में मरे तो इसी गुलमोहर के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है, हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। कवि क्या कह रहे हैं, हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के लिए ही जिए, और गैर के बगीचे में गलियों में मरे तो भी गुलमोहर के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है, हम इसी के लिए जिएं और इसी के लिए मरें। समाज का कल्याण ही हमारा धर्म होना चाहिए, इसी के लिए हमें जीना है और इसी के लिए ही हमें मरना है। अब देखिए इसमें विशेष में कवि ने क्या कहा। कवि का एक प्रगतिवादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। ठीक है, शैली लाक्षणिक है, गज़ल की प्रकृति के अनुसार उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं और तू शैली की मार्मिक बन पड़ी है। गुलमोहर प्रतीक का प्रभावी प्रयोग हुआ है। समझ आया यहाँ तक बेटा। देखिए लास्ट 3 शेरों में कवि ने क्या कहा। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि ने क्या कहा कि समाज का शोषित पीड़ित वर्ग पूरी तरह ये विश्वास करके बैठा है कि जो शासक वर्ग है
वो कभी पिघल नहीं सकता। उनके अंदर कोई भी दया, सहानुभूति, संवेदना नहीं है। परंतु कवि कह रहा है कि मेरा विश्वास है कि आवाज़ में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे। ठीक है। फिर कवि ने क्या कहा कि तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। कवि कह रहे हैं कि सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक शायर लोग, कवि लोग चुप रहते हैं, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ न उठाएं। उनके शासन के लिए यह सावधानी भी उन्हें बरतनी पड़ती है। परंतु दूसरी ओर हमें भी जमाने के में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना होता है। फिर थर्ड इसमें क्या बताया लास्ट में कि हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम जिए तो अपने गुलमोहर के लिए और मरे तो गैरों की गलियों में मरे तो भी गुलमोहर के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म होना चाहिए। हमारा धर्म समाज का कल्याण हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। किसने कही ये बात? कवि दुष्यंत ने। ठीक है। आखिरी शेर में देखिए वो क्या कह रहा है, गुलमोहर। ठीक है। गुलमोहर एक प्रकार के फूलदार पेड़ को कहते हैं बेटा। यहाँ यह सपनों के भारत का प्रतीक बनकर प्रयुक्त हुआ है गुलमोहर। ठीक है। कवि ने ऐसे भारत के लिए जीना चाहता है जो आदर्श है, मनोरम है, सुखद है। इसके लिए यदि उसे बेघर बार भी होना पड़ा तो भी वह इन सपनों को पूरा करना चाहेगा। ठीक है। इस लास्ट पंक्तियों में गुलमोहर के बारे में जो बताया, गुलमोहर से एक तात्पर्य है सपनों का भारत का प्रतीक बनकर गुलमोहर का यहाँ प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो बेटा, आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करो। डेली की वीडियो आप डेली सुनो, समझो। ठीक है। और कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स क्लियर करो। ओके, थैंक यू बेटा।